तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनफेई अपनी एम्परर सोल का यूज कर तीनों क्लैंस पर भारी पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ किंग लियान ने शाओ का खात्मा कर दिया था, मगर ये क्लैन अभी भी सेफ नहीं, क्योंकि युनफेई की पावर एग्जॉस्ट होते साथ ही शाओ हाई ने अपनी आर्मी को एक क्लैन का खात्मा करने का हुक्म दिया। हालांकि तभी वहाँ पर एंट्री हो गई थर्ड प्रिंस की, जो कि युनफेई का काफी अच्छा दोस्त था, और उसने इस बैटल को रोक दिया। मगर अच्छी बात तो ये है कि तीनों क्लैंस के एल्डर मारे जा चुके थे। वहीं पर युनफेई को पता चला कि किंग लियान सू फैमिली की बेटी है, तो उन लोगों ने किंग लियान को जबरदस्ती अपनी फैमिली में वापस बुला लिया। अब अगर युनफेई अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहता है तो उसे इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि वो सू फैमिली को टक्कर दे सके। तो अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए युनफेई सीधे टियान्युआन सेक्ट में पहुंच गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर यू चेन की बाहों में थी। वेल ये बंदा अर्थ रेल्म की लेट स्टेज का कल्टीवेटर है। वो तो यू के सामने ऐसी शाइनिंग मार रहा था मानो उसके जैसा हैंडसम इस दुनिया में कोई नहीं, और तभी उन पर फायर बॉल से अटैक हो गया, जिसके चलते इन दोनों को दूर होना पड़ा। यहाँ पर ली यूचेन ने आइस डिवाइन निडल्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस फायर अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। दरअसल ये फायर अटैक किया था यान नाम के बंदे ने, जिसकी यूचेन के साथ जरा भी नहीं जमती। वो यूचेन पर एक बार फिर से अटैक करने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर वो यूचेन से कह रहा था कि आज तो हमारी बैटल को कोई और रोक ही नहीं सकता, तो चलो फैसला हो जाए कि कौन सबसे बेस्ट है। मगर इन दोनों के अटैक को एक बड़ी सी चट्टान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। दरअसल यहाँ पर तीसरा बंदा भी पहुंच चुका था, जिसका नाम है हाफिंग। और गाइस ये तीनों भी कल्टीवेशन के अर्थ रेल्म के लेट स्टेज वाले कल्टीवेटर्स हैं। हाफिंग इन दोनों से समझा रहा था कि पहला तो तुम लोग आपस में लड़ाइयाँ करना बंद करो। आफ्टर ऑल हम सभी लोग टियान्युआन सेक्ट के 5 पिक्स के डिसाइपल हैं। तो यूजिन अपना सीना चौड़ा करते हुए हाफिंग से पूछने लगा कि चल अब तू ही बता कि टियान्युआन का सबसे पावरफुल डिसाइपल कौन है। जो सुनकर हाफिंग कह रहा था अच्छा तो तुम दोनों टियान्युआन सेक्ट में सबसे पावरफुल कौन है इसके लिए फाइट कर रहे हो। खैर इसके लिए फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों ना तुम दोनों ये मान लो कि मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। जो सुनते साथ ही इन दोनों ने टीम अप होते हुए हाफिंग पर ही अटैक करना शुरू कर दिए, जिन्हें बड़ी तेजी के साथ काउंटर करते हुए हाफिंग इन दोनों को समझा रहा था कि हम सभी फेलो डिसाइपल्स हैं, हमने तो यहाँ पर शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए। और इतना कहते साथ ही हाफिंग ने अरीना में एक जोरदार पंच हिट कर दिया, यानी कि ये बंदा भी सिर्फ पीस की बातें कर रहा था, जबकि इसके दिल में भी जरा भी शांति नहीं। और इसी तरह से इन तीनों की एक लंबी और थका देने वाली बैटल शुरू हो गई। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन अभी भी इन तीनों ने रुकने का नाम नहीं लिया। जो देख फाइनली जोंग तंग आते हुए कहने लगा कि मेरे भाइयों पता नहीं तुम इतनी लंबी बैटल क्यों कर रहे हो। देखो तो अब दिन भी ढलने को आ गया, तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने थोड़ा सा आराम करना चाहिए, साथ ही हमें भी टियान्युआन सेक्ट में रजिस्ट्रेशन करने का मौका दो। जो सुनते साथ ही यूचेन ने तो गुस्से में आकर अपने आइस डिवाइन निडल का इस्तेमाल करते हुए जोंग पर हमला कर दिया, मगर युनफेई फटाफट से जोंग को पीछे की तरफ पुल कर लेता है। जो देख यूचेन कहने लगा कि वैसे तो कोई भी मेरे आइस डिवाइन निडल के अटैक को डॉज नहीं कर पाता, लेकिन तुमने तो ये बड़ी आसानी के साथ कर दिखाया, तो बताओ तुम कौन हो। तो युनफेई भी उस पर गुस्सा होते हुए पूछने लगा कि बताओ क्या तुम्हारा टियान्युआन सेक्ट अपने मेहमानों को इस तरह से ट्रीट करता है। लेकिन जवाब के तौर पर यूचेन ने एक बार फिर से अपने आइस डिवाइन निडल का इस्तेमाल करते हुए युनफेई पर हमला कर दिया। तो युनफेई भी डिवाइन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए सीधे यूचेन के हमलों को डॉज करते हुए उसके काफी करीब पहुंच गया। यहाँ पर युनफेई ने बड़े इक्वल अंदाज में यूचेन के मुंह पर अपनी फैन से एक जोरदार फटका लगा दिया था, जिससे तो बंदा माउंटेन पर पटक कर वापिस से अरीना में टॉस हो गया। वेल ये सब इतने जल्दी जल्दी हुआ था कि यूचेन को समझ आने से पहले ही उसका एक गाल लाल हो गया। तो बड़े गुस्से में आकर युनफेई से पूछने लगा कि बता तू कौन है और तूने मेरे हैंडसम चेहरे को बिगाड़ने की जरूरत कैसे दिखाई। क्या तुझे पता नहीं था कि मैं टियान्युआन सेक्ट का सबसे हैंडसम बंदा हूँ और तूने मेरे ही फेस को खराब कर दिया। अरे हाँ याद आया, शायद तो वही युनफेई है जिसने टियान्युआन सेक्ट में अचानक से ही एडमिशन ले ली। जिस पर युनफेई कह रहा था हाँ मैं वही युनफेई हूँ जो यहाँ का नक्शा पलट के रख देगा। जो सुनते साथ ही यान भी उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था अच्छा तो तू वही बंदा है जिसे टियान्युआन सेक्ट की सीक्रेट रेल्म में एंट्री मिलेगी, और वो भी बिना मेहनत करे। इनफैक्ट हाफिंग भी युनफेई के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया। वो कह रहा था कि हम इस सेक्ट के ट्रू डिसाइपल होने के बावजूद भी हमें भी आसानी से सीक्रेट रेल्म में जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन तेरे जैसे आउटसाइडर को तो
ये मौका काफी सस्ते में मिल गया और अभी तीनों बंदे 1 बाय 1 करते हुए युनफे पर अटैक करने लगे। मगर युनफे भी कुछ कम नहीं था, वो फटाफट से अपनी डिवाइन स्टेप्स को एक्टिवेट करते हुए इनके हमलों को डॉज कर देता है। साथ ही साथ युनफे ने भी अब इनकी धुलाई लगाना शुरू कर दी थी। वो कह रहा था कि शायद तुम तीनों ने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया, तो क्यों ना थोड़ी देर तुम्हारे साथ भी टाइम पास किया जाए। यहाँ पर युनफे उनसे कह रहा था कि मुंह चलाने से अच्छा होगा कि तुम अपनी पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल करो। सबसे पहला तो उसने यान पर पंचेस हिट करना शुरू कर दिए। यान भी ये देखकर हैरान था कि पता नहीं इस बंदे के पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल कैसे फील हो रहे। तो युनफे को यान पर भारी पड़ता हुआ देखकर यूजिन और हाफिंग भी उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। जो देखते साथ ही युनफे यान को छोड़कर सीधे हाफिंग के पास चला गया। उसने हाफिंग पर इतना खतरनाक पंच रिलीज किया था कि वो बेचारा हाफिंग तो सीधे घुटनों पर आ गया और फिर वो 1 सेकंड के अंदर ही यान को माउंटेन पर पटककर सीधा यूजिन के पास पहुंच गया। और इस बार तो यूजिन के जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए युनफे ने उसे चमाटे लगाना शुरू कर दी। वेल ये बंदा अपने हैंडसम चेहरे पर कुछ ज्यादा ही प्राउड करता था, तो युनफे ने उसे इतनी सारी चमाटे लगाई कि उसका चेहरा अब किसी को दिखाने के लायक ही नहीं बचा था। बेचारे का मुंह इतना ज्यादा लाल हो गया था कि टमाटर भी उसके सामने शर्मा जाए। तो वो बंदा गुस्से में आकर युनफे से कहने लगा कि तूने जानबूझकर मेरे गालों को टारगेट किया। जिस पर युनफे बताता है कि मैं जानबूझकर कभी कोई हरकत नहीं करता, तूने मेरे भाई पर अटैक किया था तो यूँ समझ ले कि ये उसी का इनाम है। और अब युनफे इस पर एक और अटैक कर पाई, इससे पहले वो एक गोल्डन बेल में ट्रैप हो गया। इतना ही नहीं, ये तीनों बंदे भी वुडन वाइन्स में जकड़े जाते हैं। दरअसल लोटस प्लेटफॉर्म पर सवार होकर 2 कल्टीवेटर्स वहाँ पर पहुंच चुके थे, जिसमें से एक है टियानी और दूसरी है शाओलिन। वेल यूजिन ने इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी उसका घमंड जरा भी कम नहीं हुआ। वो इन दोनों से कह रहा था कि जल्दी से मुझे आजाद कर दो, वरना तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मेरा वाटर पिक तुम्हारे गोल्ड पिक से बदला लेगा? उतने में लिंग टियानी उससे कहने लगा कि यूजिन तुम अच्छे से जानते हो कि टियानी सेक्ट के डिसाइपल्स को आपस में फाइट करना अलाउड नहीं। अगर मैंने सेक्ट लीडर को इसका रिपोर्ट किया तो तुम सीधे लॉ एनफोर्समेंट हॉल में चले जाओगे और फिर वहाँ पर कैसी पनिशमेंट मिलती है ये मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर यूजिन थोड़ा सा शांत हो गया। ओके लिंग टियानी, आज न कल मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और उतने में शाओलिन इन तीनों को आजाद कर देती है। आजाद होते साथ ही यान और हाफिंग का रवैया तो पूरी तरह से बदल गया था। वो युनफे से कहने लगे, भाई तुमने तो हमें इम्प्रेस कर दिया, अब हमें पूरा यकीन हो चुका है कि मास्टर टियान ने तुम्हें यहाँ का डिसाइपल क्यों बनाया। तुम्हारी स्किल्स तो वाकई गजब की है। वेल ये दोनों इसलिए ऐसा बोल रहे थे ताकि इन्हें लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में भेजा न जाए। और ये बात लिंग टियानी भी अच्छे से जानता था, इसलिए वो इन दोनों से कहने लगा कि तुम्हें युनफे की जितनी भी तारीफें करनी है वो पनिशमेंट हॉल में जाने के बाद कर सकते हो। जो सुनते साथ ही हाफिंग तुरंत ही टियानियों को भी मस्का मारना शुरू कर देता है। वो कह रहा था, मेरे भाई टियानियो, तुम तो जानती हो कि हम दोनों कितने ज्यादा क्लोज हैं, तो भला इस छोटे से मैटर को इन्फोर्समेंट हॉल के सामने पेश करने की क्या जरूरत। वैसे मैं बता सकता हूँ कि इस झगड़े की शुरुआत की थी यूचेन ने। तो यान भी उसकी बात से अग्री होते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, ये यूचेन तो एक नंबर का कमीना है। वेल इन दोनों की हरकतें शाओलिन ऑलरेडी समझ गई थी। ओके अरे वाह, यहाँ तो गुनहगार भी है और सबूत भी। खैर इस मैटर को हम लोग और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। जो सुनते साथ ही यूचेन उन दोनों को गालियाँ बकते हुए वहाँ से रवाना हो गया। और अब शाओलिन युनफे के सामने ग्रीट करते हुए उसे बताने लगी कि मैं वुडपिक की डिसाइपल हूँ। मगर टियानियो बिल्कुल भी उसे ग्रीट नहीं करता। वो कह रहा था कि मास्टर टियान ने मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं तुम तीनों को रिसीव कर पाऊँ, इसलिए अब तुम तीनों को मेरे साथ चलना होगा। इतना कहते साथ ही लिंग टियानियो ने वहाँ पर अपना लोटस प्लेटफॉर्म समन कर लिया। यहाँ पर शाओलिन युनफे को बता रही थी कि ग्रेट किन एम्पायर में 4 मेजर फैक्शंस हैं, जिसमें से एक है हमारा टियानियोन सेक्ट। यहाँ पर टोटल 6 माउंटेन पिक हैं, जिनके नाम 5 एलिमेंट्स पर रखे गए हैं। वेल इन्हें मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ पिक के नाम से जाना जाता। और सबसे आखिर में आता है हमारा सेंट्रल मेन पिक। ये सभी पिक लोटस फ्लावर जैसे नजर आते हैं। साथ ही साथ इन पिक्स पर ट्रैवल करना पहला तो काफी ज्यादा मुश्किल था, मगर फिर सभी डिसाइपल्स को लोटस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए, जिसका इस्तेमाल करके डिसाइपल एक पिक से दूसरे पिक पर आसानी के साथ पहुंच पाएंगे। जो सुनकर युनफे कह रहा था कि मुझे आपका टियानियोन सेट काफी ज्यादा पसंद आया। वहीं पर ज़ोंग और यू तो लोटस प्लेटफॉर्म को देखकर ही खुश हो गए। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे आर्टिफैक्ट को विटनेस किया था। वहीं पर युनफे लिंग टियानियो से बात करने की कोशिश करता
बोलता है। वो कह रहा था सीनियर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरे टियान्युआन सेक्ट में आते साथ ही उन लोगों ने मुझ पर हमला क्यों किया होगा। मगर लिंग टियानी तो बिल्कुल भी युनफे को कोई जवाब नहीं देता। जो देख शाओलिन युनफे को बताने लगी कि टियानियों पर जरा भी ध्यान मत दो, इस बंदे की पर्सनैलिटी थोड़ी सी अजीब है, तुम्हें धीरे धीरे करके पता चलेगा। खैर तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दूंगी। ओ देखो वहाँ पर है टियान्युआन स्मॉल वर्ल्ड, इसे सीक्रेट रेल्म के नाम से भी जाना जाता है। वह लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये एक एंशिएंट रेलिक है जो कि हर 100 सालों के बाद एक बार ही ओपन होता। तो इसके ओपन होने के बाद इसमें सिर्फ 12 लोग ही एंटर कर सकते, यानी कि इसमें एंटर करने के लिए स्पॉट्स लिमिटेड है और हर एक मेजर फैक्शंस इसमें एंटर करना चाहता, जिसके चलते ये सभी सेक्ट आपस में कम्पीट करते और इसी वजह से हमारे टियान्युआन सेक्ट को हमेशा 3 ही स्पॉट हासिल हुए, यानी कि हमारे सेक्ट के बस 3 लोग ही इसमें दाखिल हो पाएंगे। तो उसमें से एक स्पॉट मास्टर टियान ने तुम्हें दे दिया और इसी वजह से सभी डिसाइपल्स तुम पर नाराज हो गए। जिस पर युनफे कह रहा था कि इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अभी तक मैंने सेक्ट में एंटर भी नहीं किया और मेरे हजारों दुश्मन बन गए। जो सुनकर शाओलिन हंसते हुए बताने लगी कि हाँ बात तो तुमने एकदम सही बोली, तुम तो बेवजह ही लोगों का निशाना बन गए। जिस पर युनफे कह रहा था कोई बात नहीं, वैसे भी कल्टीवेशन की जर्नी में हमें ऐसे हालातों का सामना करना ही पड़ता, लेकिन मुझे ये फ्री वाला स्पॉट नहीं चाहिए। मैं जरूर से अपनी काबिलियत को साबित करके दिखाऊंगा ताकि यहाँ के डिसाइपल्स को ये ना लगे कि मैंने उनका अधिकार छीन लिया। और उतने में जोंग उससे क्यूरियस होकर पूछने लगा कि सिस्टर शाओलिन क्या यहाँ का सबसे पावरफुल पिक मेटल पिक है। तो शाओलिन उसे मायूस होकर नामी जवाब देते हुए बताने लगी कि सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा अर्थ एंड वाटर पिक पर ही पाई जाती है, इसलिए तुम यूँ समझ लो कि वहाँ के कल्टिवेटर्स भी हमारे मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है। मगर जैसे ली यूचेन ने वाटर पिक को ज्वाइन किया, यहाँ की कहानी पूरी तरह से बदल गई। दरअसल यूचेन इंपीरियल सिटी के ली फैमिली का सक्सेसर है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता कि फर्स्ट प्रिंस उसका काफी अच्छा दोस्त है। तो यूचेन ने उस फर्स्ट प्रिंस की मदद से यहाँ पर कई सारे कल्टीवेशन के रिसोर्सेस लाए, जिसके चलते ली यूचेन का वाटर पिक सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया। इतना ही नहीं, वो तो अब चारों पिक्स पर अपना डोमिनेंस साबित करना चाहता। जो सुनकर जोंग कह रहा था अच्छा शायद इसी वजह से उस यूचेन ने बेवजह ही हमारे साथ लड़ाई करना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता होगा कि उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। और उतने में इन लोगों को टियान्युआन सेक्ट का फॉरबिडन एरिया दिखाई देता है। शाओलिन बताने लगी कि इसे 100 डीमन मिस्ट फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता। ये पूरा इलाका भयानक मिस्ट से भरा पड़ा है, जिसके चलते यहाँ पर सांस लेना भी जानलेवा होगा। साथ ही इस फॉरेस्ट के बिल्कुल सेंटर में डीमन सेपरेशन टावर है। ऐसा कहा जाता कि इस टावर ने अपने नीचे कई सारे डीमंस और इवल स्पिरिट्स को कैद करके रखा है। वेल युनफे को ये जगह थोड़ी सी दिलचस्प लगी, इसलिए वो तुरंत ही अपनी सोल एनर्जी का एक ट्रेस सीधे उस फॉरबिडन एरिया में भेज देता है। उसकी एनर्जी डीमन सेपरेशन टावर में पहुंच चुकी थी, मगर उतने में एक इवल स्पिरिट ने अचानक से युनफे की एनर्जी पर हमला कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही युनफे की सोल फोर्स अचानक से ही डिस्ट्रॉय हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक फॉक्स डीमन की शैडोज नजर आने लगी। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी कि पता नहीं ये सोल फोर्स किससे बिलोंग करती थी, ये मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगी। मेरे ख्याल से मैं ठीक 500 सालों बाद फाइनली आजाद हो जाऊंगी। और अब वो फॉक्स डीमन तुरंत ही डीमन सेपरेशन टावर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इधर युनफे भी काफी ज्यादा पैनिक हो गया था, क्योंकि उसकी हेवनली एम्परर की सोल फोर्स को इस डीमन ने काफी आसानी के साथ डिवावर कर लिया। इधर वो फॉक्स डीमन उस टावर से आजाद होने की फिराक में थी, लेकिन तभी उस टावर पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया, जिसने बड़ी तेजी के साथ अपनी सेपरेशन फोर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया था। तो उस फोर्स की वजह से वो डीमन काफी बुरी तरह से तड़पने लगी। इनफैक्ट उसकी चीखों को लिंग टियानियो ने भी सुन लिया था। तो वो युनफे को आगाह करता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो उस फॉरबिडन एरिया से दूर रहना, वरना बेवजह कुत्ते की मौत मारी जाओगे। अब उसका ये बात करने का लहजा शाओलिन को जरा भी पसंद नहीं आया था। तो वो टियानियो को जोरों से चिमटी काटते हुए कहने लगी कि अपना मुंह जरा सा सीधा रखा करो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे जैसे अकड़ू बंदे को इतनी पसंद क्यों करती हूँ। जिसके बाद वो युनफे को बताने लगी कि टियानियो की बात पूरी तरह से सच है। वो फॉरबिडन एरिया वाकई काफी ज्यादा भयानक है, तो वहाँ पर गलती से भी मत जाना। और अब थोड़ी देर में ये लोग मेटल पिक पर पहुँच गए, जिसे गोल्ड पिक के नाम से भी जाना जाता था। शाओलिन युनफे को बता रही थी कि यही पिक तुम्हारा घर होगा, यहाँ पर सेटल होने में सीनियर टियानियो तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद शाओलिन अपने लोटस प्लेटफॉर्म पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गई। अब उसके वहाँ से जाते साथ ही टियानियो ने फटाफट से अपनी सोड को बाहर निकाल लिया। साथ ही साथ गोल्ड पिक के सभी डिसाइपल्स ने युनफे को चारों ओर से घेर लिया था। और अब टियानियो फटाफट से अपनी सोड को युनफे पर पॉइंट कर देता है। वो कह रहा था कि चल जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकाल ले, मैं
देखना चाहता हूँ कि क्या तू हमारे गोल्ड पिक पर रहने के लायक भी है। वहीं पर वो डिसाइपल कह रही थी कि हम रईस बापू की बिगड़ी हुई औलादों को यहाँ पर वेलकम नहीं करते। अगर तुम्हें वाकई यहाँ पर रहना है तो तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तो अब उनकी सारी बातें सुनने के बाद यूनफे ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था कि शायद तुम लोग ये जानना चाहते हो कि मैं सीक्रेट रॉयल में एंटर करने की काबिल हूँ या नहीं। तो चलो अब इस तमाशे की शुरुआत करते हैं। और फिर यूनफे ने अपने एक ही जबरदस्त पंच में टियान्यू की सोड को ही ब्रेक कर दिया। मगर टियान्यू अपनी सोड इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से एक सोड को फॉर्म कर लेता है। हालांकि यूनफे उसे एक भी अटैक हिट करने की इजाजत नहीं दे रहा था। अपने पंचेस का कहर बरसाते हुए उसने टियान्यू के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते वो बंदा काफी पीछे पुश हो गया। और अब यहाँ पर टियान्यू अपनी कई सारी सोड्स को फॉर्म कर लेता है, जो देख यूनफे कह रहा था कि चलो अब मैं भी अपनी सोड को बाहर निकाल ही लेता हूँ। और फिर यूनफे ने भी 1000 मिस्टिक सोड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद ये दोनों कल्टीवेटर्स एक दूसरे पर अपनी तलवारों से हमला कर देते हैं। इनकी फ्लाइंग सोड्स आपस में टकराती हुई वहाँ पर काफी सारी तबाही मचाई जा रही थी, जिसके चलते कई सारे स्लैशेस अपने आप रिलीज होते हुए उस जगह को तबाह करने लगे। और अब इस मूव के खत्म होते साथ ही यूनफे टियान्यू की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था अरे वाह, गोल्ड पिक का लीडर तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। जिस पर टियान्यू कह रहा था कि तुम भी कुछ कम नहीं, तुमने भी तो सोड एनर्जी को कॉम्प्रहेंड किया है, तो क्यों ना तुम अब मेरी इस मूव को टेस्ट करो। और अब टियान्यू अपनी सभी फ्लाइंग सोर्ड्स को एक साथ मर्ज करते हुए वहाँ पर एक जायंट सोर्ड को फॉर्म कर लेता है। वेल टियान्यू की इस मूव का नाम था 10,000 सोर्ड रिटर्न। और अब उसने इसी भयानक सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए यूनफे पर हमला कर दिया। मगर यूनफे तो सोर्ड को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ओके ताई सीनियर टियान्यू, वाकई तुम्हारे साथ फाइट करने में तो मजा आ रहा है। और अब यूनफे ने भी अपनी जायंट सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोर्ड पर काउंटर स्ट्राइक हिट कर दी, जिसकी पावरफुल ऑरा से वहाँ पर तोड़फोड़ मचना शुरू हो गई थी। और अब इस मूव के खत्म होते साथ ही यूनफे डिवाइन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए सीधे टियान्यू के पीछे पहुंच गया। उसने टियान्यू पर सरप्राइज अटैक करते हुए अपना डोमिनेंस साबित कर दिया, जिसके चलते टियान्यू के ईगो पर तो चोट लग गई। वो यूनफे से कहता है कि तुमने तो मुझे अपनी फाइनल सोर्ड मूव यूज करने पर मजबूर कर दिया। जो सुनते साथ ही यूनफे अपनी शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार लेकर टियान्यू के पास पहुंच गया। वेल यहाँ पर टियान्यू मुकाबला हारने के काफी ज्यादा करीब था, मगर उतने में लॉन्गी ने बीच में आकर यूनफे की सोड पर एक जोरदार किक हिट कर दी। वे लॉन्गी को वहाँ देखते साथ ही सभी डिसाइपल्स अपनी नाजुक जगह को कवर करने लगे। इनफैक्ट इस बंदी का आतंक इतना था कि वो सभी लोग फटाफट से वहाँ से भागने लगे। वो लोग वहाँ से भागते हुए कह रहे थे कि अगर अपने छोटे भाई को जिंदा रखना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। वेल उनकी बातें सुनकर तो यूनफे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वहीं पर लॉन्गी कहने लगी, यार ये तो सरासर नाइंसाफी है, जहाँ पर फाइट हो और मुझे ना बुलाया जाए ये तो मेरा अपमान होगा। टियान्यू जल्दी बता, तूने मुझे इस फाइट में इनवाइट क्यों नहीं किया। और अब लॉन्गी ने हवा में जंप लगाते हुए अपनी स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। वेल इस टेक्निक का नाम काफी ज्यादा फनी था, इसे कहा जाता है द बॉल क्रशिंग किक। शायद इसी वजह से वो डिसाइपल यहाँ से भाग निकले। खैर यहाँ पर यूनफे ने तो अपने पंच का इस्तेमाल करते हुए लॉन्गी की इस किक को रोक लिया। वेल लॉन्गी को फाइट करना काफी ज्यादा पसंद था, फिर वो ये नहीं देखती कि ये मेरा दोस्त है या दुश्मन, उसका बस एक ही टारगेट रहता है, जल्दी से इस पर अपनी बॉल क्रशिंग किक को डिलीवर कर दो। यहाँ पर लॉन्गी टियान्यू पर भी अपनी लात का इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन टियान्यू अपने डिफेंसिव पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके हमले को रोकने लगा। तो जैसे ही टियान्यू ने लॉन्गी को पीछे पुश किया, उसी का फायदा उठाते हुए यूनफे लॉन्गी ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते वो बंदी सीधा नीचे पटक गई। इसी पल यूनफे को याद आता है कि अरे पिछली बार तो इसी बंदी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, मगर वो पुरानी जान पहचान निकाल पाई इससे पहले लॉन्गी ने उस पर फ्लाइंग ड्रैगन 100 स्ट्राइक का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन यूनफे के डिवाइन पंचेस भी कुछ कम नहीं थे। उसने लॉन्गी पर फटाफट से अपने फिस्ट का यूज करते हुए हमले करना शुरू कर दिए। अब लॉन्गी के बीच में इंटरफेयर करने की वजह से टियान्यू उस पर गुस्सा हो गया था, मगर इस बंदी को तो लोगों को उकसाने में मजा आता है, इसलिए वो टियान्यू पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर चुकी। लेकिन टियान्यू समय रहते अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब यहाँ पर वो भी अपनी फ्लाइंग सोर्ड्स का यूज करते हुए लॉन्गी पर अटैक करने लगा। लेकिन ये बंदी तो अपनी लातों
से ही उसकी तलवारों के मुंह तोड़ रही थी। इनफैक्ट उसने तो मजे मजे में ही टियान्यू की सभी तलवारों को ब्रेक कर दिया। वहीं पर युनफे भी सोच रहा था कि इस बंदी के पास बहुत ही भयानक पावर्स है और साथ ही इसका बैटल इंटेंट भी अपनी पिक लेवल को अचीव कर चुका। चलो फाइनली यहाँ पर चीजें अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो रही और अब युनफे अपने डिवाइन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए सीधे लॉन्गी पर अपना एक जोरदार पंच हिट कर देता है। वहीं पर लॉन्गी अपनी पंच का इस्तेमाल करते हुए युनफे के अटैक को रोक लेती है, मगर इसी मौके का फायदा उठाते हुए युनफे ने उसे दूर फेंक दिया तो बंदी पीछे की तरफ पुश होते हुए फायदा उठाकर टियान्यू पर भी हमला कर देती है और अब वो दोबारा से युनफे के साथ भिड़ गई थी। यानी कि इस बंदी को जरा भी रेस्ट नहीं चाहिए, वो लगातार इन दोनों का सामना कर रही थी। अगर बैटल के एक्साइटमेंट के हवाले से बात की जाए तो ये दोनों बंदे उसके सामने फीके पड़ गए। उतने में ही टियान्यू युनफे पर स्लैश अटैक रिलीज करते हुए कहने लगा कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, उस बेवकूफ लड़की पर तवज्जो दे के हमारी बैटल को खराब मत करो। वहीं पर युनफे यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके हर एक स्लैश अटैक को काउंटर करने लगा। अब ये दोनों बेचारे जैसे तैसे अपनी बैटल को शुरू कर चुके थे कि लॉन्गी दोबारा से टांग अड़ाने के लिए बीच में आ गई। उसने तो आते साथ ही टियान्यू पर एक खतरनाक पंच डिलीवर करने की कोशिश की, मगर उस बंदे ने समय रहते साइड में हटते हुए लॉन्गी को उल्लू बना दिया, जिसके चलते तो और भी ज्यादा भड़क गई। वो कहने लगी पता नहीं तुम्हें मेरा अटैक डॉज करने में इतना मजा क्यों आ रहा, अगर सच्चे मर्द हो तो जल्दी से आकर मेरा मुकाबला करो। और अब यहाँ पर लॉन्गी ने अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे तो पूरा पिक ही शेक होने लगा और अब वो सीधे जाकर युनफे पर एक पंच हिट कर देती है, लेकिन युनफे के डिवाइन फिस्ट ने उसके पंच को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर दिया। और अब यहाँ पर दोबारा से टियान्यू और युनफे ने अपना मुकाबला शुरू किया, लेकिन लॉन्गी तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने दोबारा से जाकर इन दोनों पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर इन दोनों बंदों ने ठान लिया था कि वो जितना हो सके उतना लॉन्गी को नजरअंदाज करेंगे। वेल इन तीनों की बैटल की वजह से गोल्ड पिक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। वेल इन तीनों ने भी अपनी अपनी पावरफुल टेक्निक को एक दूसरे पर रिलीज कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। वेल वो धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि जोंग और यू भी उसमें घायल हो गए। वैसे ये तीनों भी अर्थ रेल्म के लेट स्टेज के कल्टीवेटर्स थे, इसीलिए आसानी से हार मानना इनके उसूलों के खिलाफ था। तो इन तीनों की फाइटिंग ने टियान्यू सेक्ट के मास्टर का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। एक मास्टर ने तो वहाँ आते साथ ही लॉन्गी को अपने गोल्डन सुअर के नीचे दबा दिया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।